हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी शेखर बंदोपाध्याय की बुक क्लासिक टू पार्टीशन का 14 वीडियो है। हमने लास्ट वीडियो में एंग्लो मराठा वॉर्स की बात की थी। अब इस वीडियो में हम एनेक्सेशन ऑफ अवध की बात करेंगे। तो एनेक्सेशन ऑफ अवध की शुरुआत जो हो जाएगी वो बैटल ऑफ बक्सर से ही शुरू हो जाएगी। जब बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुआ था, इसमें जो ब्रिटिशर्स है ना, ये जीत जाएंगे, अवध हार जाएगा। तो कुछ प्रोविज़न साइन कराई जाएंगी इनसे, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसमें कहा जाएगा इलाहाबाद और कारा का एरिया एम्पायर शाह आलम को दे दो। फिर 50 लाख पैसे भी मांगे जाएंगे। 50 लाख पैसे नहीं, मतलब 50 लाख रुपए की डिमांड की जाएगी। फिर बलवंत सिंह जो ज़मींदार थे बनारस के, उनको कहा जाएगा कि उनकी स्टेट को वापस कर दीजिए। और फिर ऐसी जब ग्रेजुअली कुछ टाइम बीतेगा तो 1773 में अवध को कहा जाएगा कि एक लखनऊ में रेजिडेंस बिठाइए। अब ये रेजिडेंट जब बैठेंगे ना, इसके बाद इनके कुछ सोल्जर्स वगैरह को भी लखनऊ वगैरह में या अवध में लगाया जाएगा। अब जो इनका खर्चा आ रहा था ना रेजिडेंस का, ये सोल्जर्स थे, गैरिसन वगैरह में जो खर्चा आ रहा था ना, इसका पेमेंट बोला जाएगा शुजा उद्दौला को कि कीजिए। अब शुजा उद्दौला इन पे जो खर्चे हो रहे थे ना, इनको पे करेगा। अब जो धीरे धीरे है ना, जो इन पे खर्चे हो रहे थे, इनकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी ब्रिटिशर्स की कि और पैसा दीजिए। जब शुजा उद्दौला अब इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो है टैक्स ज़्यादा लगाएगा। अब टैक्स ज़्यादा होगा तो जो ताल्लुकदार थे एरिया के, ये ताल्लुकदार बहुत भड़क जाएंगे, जिससे इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब इसे देख के जो ब्रिटिशर्स हैं, इनको मौका मिल जाएगा कि कमेंट करना शुरू कर दें, इंटरफेयर करना शुरू कर दें। इन्हीं में एक आएंगे सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे 1774 में गवर्नर जनरल बन के आएंगे बंगाल में, और उसी टाइम ये कहना शुरू कर देंगे कि अगर अवध में ऐसी कोई भी टेरिटरी है जिसकी सब्सिडी और रिवेन्यू एक ही है, मतलब अगर किसी को 400 ब्रिटिशर्स को लेने हैं उस एरिया से और उसकी वैल्यू भी 400 ही है, तो ऐसी टेरिटरी को सीधा सीधा अनेक्स कर लो ताकि टाइम पर पेमेंट आ जाए। अगर नहीं दे रहे हैं तो इस तरह से उनको उनकी एरिया को, स्टेट को छीन लो। ये वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 में ही बोलेंगे आते ही, पर वो अनेक्स सीधा सीधा कर नहीं रहे थे। इसका एक रीज़न था, दूध के धुले तो थे नहीं, उनको बस पैसा चाहिए रहता था हर वक्त। ये वक्त चल रहा था 1774 के बाद का वक्त। अब इस वक्त में मराठास काफ़ी पावरफुल थे, सिख्स बहुत पावरफुल थे, राजपूत भी बहुत पावरफुल थे, और बहुत सारा एरिया इंडिया का था जो सीधा सीधा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं था। वो अब इंडिपेंडेंट थे। मैसूर के साथ भी उस वक्त उनका वोट चल रहा था। तो ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि ये जो अवध है इसको बफर स्टेट की तरह यूज़ करें, कि अगर कोई इसी की स्टेट से वॉर करने आए तो सीधा इनसे टकराए, ये लड़ें। मराठास भी इनसे सीधा पहले यहाँ से पे आके लड़े, फिर इनके पास आए। निज़ाम को चाहिए अगर अटैच होगा और पावर से तो अवध उनको बचा सके। वो बफर स्टेट की तरह काम करना चाह रहे थे, इसलिए इसको सीधा सीधा अनेक्स नहीं कर रहे थे, पर पैसे तब भी उन्हें चाहिए थे। तो एक एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है, जो चैत सिंह हैं, उनकी स्टेट छीन ली गई थी, वो जब टाइम पे पैसे नहीं दे पाएंगे। और ऐसे ही शुजा उद्दौला की जो बेगम थी, जिनका कंट्रोल था ट्रेजरी पे, उनसे भी कहा जाएगा पैसे दीजिए हमें ट्रेजर से निकाल के। तो चीज़ें ऐसी चलेंगी, और एक वक्त आएगा जब वहाँ के नवाब कहेंगे, 1801 का टाइम आएगा, ये नवाब कह देंगे हमारे पास पैसे नहीं है देने को। और खैर अगर देखा जाए तो पैसे इनके पास ख़त्म हो गए थे। इसका बस एक रीज़न नहीं था कि इन्होंने टैक्स बढ़ाया था, एक्चुअली ड्यूटी फ्री प्राइवेट ट्रेड चल रहा था ना उस वक्त, उसका बहुत मिसयूज़ करते थे ये लोग। इसकी हमने पिछले वीडियोस में भी बात की थी कि दस्तक वगैरह कितना मिसयूज़ करते थे, इवन बेच देते थे यहाँ लोगों को, जिससे जो ट्रेजरी था उसमें काफ़ी असर पड़ता था। और यहाँ तक कि इंडियन गुमस्तब्स थे, ये इंडियन एजेंट्स थे जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, ये भी बहुत मिसयूज़ कर रहे थे।
मिलजुल के भागीदारी करती। नेशनलिज्म नाम की उस वक्त कोई चीज़ नहीं थी। मतलब आइडिया ऑफ इंडिया ऐसा कुछ था नहीं कि इन्हें समझ में आए कि ये फॉरेन पावर है और हम दूसरी एक कंट्री के हैं, तो ऐसा कुछ उस वक्त समझ थी नहीं। ठीक है, तो ये सीधा सीधा ब्रिटिशर्स की मदद करेंगे। और जो ये मिसयूज़ हो रहा था ना, इसको कंपनी भी ऐसा कुछ खास रिस्पॉन्स दिखाती नहीं थी कि इसको रोकना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था हमारी पिछली वीडियो में, उसमें मैं यहाँ भी बता देती हूँ कि उसमें कहा गया था कि किस तरह जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, वहाँ पे भी काफ़ी अपोजिशन चलती रहती थी कि दूसरों को भी मदद दो। इतना पैसा कमा कमा के जा रहे हैं इंडिया से कम टाइम में, तो वो चाह रहे थे औरों को भी मौका मिले। तो एक वक्त आएगा, ये इस वक्त आते आते एक कंपनी के भी हाथ में नहीं रहेगा कि ये प्राइवेट ट्रेडर्स को रोक पाए कि उनके हाथ पे पैसा ना कमाएं। ठीक है, अब इसके अलावा देखें ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट देखें ना, तो ब्रिटिशर्स का भी काफ़ी यहाँ पे चीज़ जुड़ी थी इनकी ट्रेड से, जो इनका हमेशा कोर रहा करता था, जिसके पीछे ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब ट्रेड की बात करें तो इंडिगो जो था, ये इंडिगो लंदन से यहाँ अवध से ले जाके लंदन में एक्सपोर्ट होता था। अब पूरे लंदन में जो ये एक्सपोर्ट होता था उसका 3/4 पार्ट सीधा अवध से जा रहा था। मतलब इतना ज़्यादा वैल्यूएबल था इंडिगो वहाँ से। और रो कॉटन देखी तो रो कॉटन भी काफ़ी एक्सपोर्ट होने लगा था चाइना तक, जो ब्रिटिश एजेंट्स के थ्रू होता था। अब रो कॉटन या इंडिगो जैसी ये सारी चीज़ें ना, इसमें नवाब बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता था, तो उसका मेन पैसा इन जगह से बहुत आता था। और ये इन चीज़ों से ना ये टैक्स से बड़ा चिढ़ते थे। अब इन्हें चाहिए था, मैंने जैसे कि बताया, इन्हें पैसा बस चाहिए था कि हाथ में आए जाए ना। तो ये जो टैक्स लगाता था ना नवाब, इससे ये ब्रिटिशर्स बहुत चिढ़ते थे। और जब ये चीज़ें हो रही थी ना, तो ये टाइम चल रहा था 1801 का। वेलेस्ली तो फिराक में ही रहता था कि इसको एनेक्स कर ले। तो ब्रिटिशर्स को सबसे पहला मौका मिलेगा इंटरफेयर करने का, जब वहाँ का नवाब आसफ उद्दौला 1797 में मर जाएगा। 1797 में आसिफ उद्दौला मर गया। और जब हमने शुजा उद्दौला की बात की थी ना, वो एक्चुअली 1775 में मर गया था। उसके बाद ये आसिफ उद्दौला आएगा। ओके, और आसिफ उद्दौला जब मर जाएगा ना, तो जब ब्रिटिशर्स कहेंगे कि इसके बेटे को हम नवाब नहीं बनाएंगे, हम इसके भाई को नवाब बनाएंगे, और इस तरह से ये सक्सेशन वॉर में घुस जाएगा और इंटरफेरेंस करना शुरू कर देगा। ये मौके की तलाश में ही था, इसको अनेक्स करना था, किस तरह से इसको पूरा सब्जुगेट करना था। और वो टैक्स तो कुछ ज़्यादा ही परेशान थे, तो ये इसके सन को नवाब ना बना के इसके भाई सादत अली ख़ान को नवाब बना देंगे। और बदले में जो सादत अली ख़ान है ना, इनको 7.6 मिलियन रुपीज़ देगा और कई सारी टेरिटरीज़ देगा। पर जो सादत अली ख़ान है ना, पैसे देने के लिए तो तैयार था, पर ये इंटरफेरेंस नहीं चाह रहा था। ये चाह रहा था कि ये इसको रूल करने दे अपने एरिया में जैसे ये करना चाह रहा है। तो अब इसके लिए एक अरेंजमेंट बनाएंगे। ये जो वेलेस्ली है, ये अपने भाई हेनरी को भेजेगा कि जाओ देख के आओ क्या क्या दिक्कत है, सॉल्व करके आओ। तो ये जो हेनरी है, ये जाके ट्रीटी साइन कर देगा अवध के नवाब के साथ। अब ये अवध का नवाब है सादत अली ख़ान, ये ट्रीटी साइन कर लेगा। और इसमें रोहिलखंड, गोरखपुर, ये अवध है, इसमें जो रोहिलखंड है, ठीक है, यहीं पे गोरखपुर है, और जो दोआब का एरिया है यहाँ पे, ये दे देगा ब्रिटिशर्स को। एक्चुअली इस पर जो इसका अमाउंट था ना, ये डबल था जो एक्चुअली डिसाइड हुआ था। मतलब अगर टेरिटरीज़ वगैरह दे देता है ना, तो सस्ते में नहीं पड़ जाता, पर ये स्टिल इनको दे देगा, क्योंकि इसको लग रहा था कि ये इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। पर स्टिल ब्रिटिश रेजिडेंस तो बैठा हुआ था, अवध से जाने वाला तो था नहीं, तो एक तरह से इसकी टेरिटरी भी चली जाती है बाद के टाइम में। और जो रेजिडेंस था
ये एक तरह से अपनी गवर्नमेंट बना लेता है, मतलब एक तरह से अल्टरनेटिव सेंटर बन जाता है। ये रेजिडेंस है और यहाँ पे नवाब भी बैठ रहा है और सारी पावर ज़्यादातर इसके पास शिफ्ट होने लग गई। लोग आएंगे कोर्ट में, इसके पास लोग इसको इग्नोर करेंगे, इनके पास जाएंगे रेजिडेंस के पास, हमारा काम करा दो। मक्खनबाजी इनको चलेगी रेजिडेंस की, नवाब को कोई पूछना बंद कर देंगे। तो धीरे 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 चीज़ें ऐसी चलती जाएंगी और ये नवाब पूरी तरह से इसकी पावर ख़त्म हो जाएगी। और जब कहा जाता है 1856 में जब पूरी तरह से इसको अनेक्स किया जाएगा ना, तो ये बस एक सिंबॉलिक होगा। जब मिस गवर्नेंस की बात की जाएगी और ये अवध के नवाब को बोला जाएगा कि हम आपकी टेरिटरी को अनेक्स कर रहे हैं, तो इसमें कोई ख़ास चीज़ होती नहीं कि पहले ही वो पूरी तरह से टूट चुका होता है और जो रियल पावर होती है ऑलरेडी रेजिडेंस के पास होती है और इन शॉर्ट ब्रिटिशर्स के पास होती है। ठीक है, ओके। तो ये थी बात अवध की। नेक्स्ट वीडियो में हम सिक्स वगैरह की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।